गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 202 का प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस स्टार्ट करेंगे। इस प्रैक्टिकल में हमें इंडक्टर दिया होगा और उसकी इंडक्टेंस फाइंड करनी है। व्हाट आर द apparatus required? Requirements are a step down transformer, an AC milliammeter, a voltmeter. इसे मल्टीमीटर कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ मल्टीमीटर। ये आपने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स में अभी तक यूज़ किया है। मल्टीमीटर देखो, ये नॉब जिस तरह से घूमेगा उस डायरेक्शन, जैसे ये अगर मेरा नॉब यहाँ पे है वोल्टेज में, तो आपको वोल्टेज मेजर होगा। और ये वोल्ट्स के ऊपर सीधी लाइन है, विच मीन्स DC वोल्टेज मेजर होगा। ये वोल्ट्स के ऊपर AC का सिंबल, मतलब अगर यहाँ पे हुआ तो AC वोल्टेज मेजर होगा, यहाँ पे हुआ तो ये AC करंट, ये DC करंट, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे रखोगे तो रेजिस्टेंस मेजर होगा। और ये आपके टर्मिनल्स हैं। अगर आपको वोल्टेज या रेजिस्टेंस मेजर करना है तो यहाँ पे रखिए। अगर आपको करंट मेजर करना है मिली एम्पियर की रेंज में तो टर्मिनल एक यहाँ पे होना चाहिए, और कॉमन तो हर कनेक्शन में होता ही है। तो आपको ये इस मल्टीमीटर को, इसको आप मल्टीमीटर कहेंगे। मल्टीमीटर को आपको एज अ वोल्ट मीटर यूज़ करना है, विच मीन्स कि आपका नॉब कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे AC वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पे होना चाहिए। तो इस मल्टीमीटर को आप एज अ वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ऐसा मिली एमीटर ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर ले आइए और AC करंट पे यहाँ पे आपका नॉब सेट कर दीजिए, तो ये आपका मिली एमीटर भी बन जाएगा। सो मल्टीमीटर से आप करंट या वोल्टेज या रेजिस्टेंस कुछ भी मेजर कर सकते हैं। अब ये आपका सर्किट है। इस सर्किट को कनेक्ट करने से पहले मैं दोनों इंडक्टर का रेजिस्टेंस ले लेती हूँ। अब देखो, दोनों इंडक्टर जो है वो किसी वायर से बने हैं, तो उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अब मेरे पास दो इंडक्टर्स हैं, एक ये इंडक्टर है और एक ये दूसरा इंडक्टर है। सबसे पहले तो जो आपको गिवन इंडक्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस मेजर करना है, और हम रेजिस्टेंस इस मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ओम का सिंबल है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो इंडक्टर है उसे मैं, ये देखो वोल्टेज और ओम्स, अगर वोल्टेज या रेजिस्टेंस मेजर करना है तो हम यहाँ पे रखेंगे, और कॉमन दूसरा तो कॉमन में ही होगा। ये कनेक्शन हो गया। इसके बाद आप इस नॉब को रेजिस्टेंस की तरफ घुमा दीजिए। आपका जो भी, इस तरह से आपका जो भी रेजिस्टेंस आए, आपका जो भी रेजिस्टेंस आए उस रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे इंडक्टर L1। अब मैं इसको इंडक्टर L1 मानती हूँ और इसको इंडक्टर L2 मानती हूँ, ठीक है। तो L1 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और इसी प्रोसेस को अगर आप इसके साथ रिपीट करो, इसकी जगह आप इस इंडक्टर में फिक्स कर दो, तो आपको फिर आप फिर से रेजिस्टेंस मेजर करो इसमें से, तो आपको L2 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा।
ठीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर L2 ये आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो सर्किट दी है इस हिसाब से कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि वोल्ट मीटर और इंडक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये वोल्ट मीटर और इंडक्टर का कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव जो है वो मिली एमीटर में जाएगा, तो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव मिली एमीटर में गया। उसके बाद मिली एमीटर का नेगेटिव जो है वो वोल्टेज और इंडक्टर के पैरेलल कनेक्शन के साथ आएगा। इसका जो नेगेटिव है वो वोल्टेज और इंडक्टेंस के, ये देखो वोल्टेज और इंडक्टर का जो कनेक्शन है, सॉरी वोल्ट मीटर और इंडक्टर का जो कनेक्शन है। उसके बाद इस कनेक्शन का जो दूसरा टर्मिनल है वो कहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में। तो इस कनेक्शन का ये जो कनेक्शन है वोल्ट मीटर और इंडक्टर का, ये इसका दूसरा टर्मिनल जो है वो कहाँ जाएगा, इंडक्टर में, सॉरी रेजिस्टर में। ये आपका रेजिस्टर में गया। उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा देखो वो जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा किस में जाएगा, सेकेंडरी के नेगेटिव में। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा गया इसके नेगेटिव में। ये आपकी कनेक्शन हो गई। इसके बाद इस टेबल पे ध्यान दीजिए, अभी हम सिर्फ ये वाला पोर्शन करेंगे क्योंकि हमने L1 इंडक्टर, मैंने कहा था कि इसको आप L1 मानिए और इसको आप L2 मानिए, तो हम अभी L1 इंडक्टर की बात कर रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, दैट रेजिस्टेंस चेंज करना है और करंट एंड वोल्टेज नोट करना है। मतलब कि ये जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से रेजिस्टेंस चेंज करते जाना है और यहाँ से वोल्टेज और यहाँ से करंट नोट डाउन करना है। सबसे पहले इसको मैं वोल्ट मीटर बना देती हूँ। कैसे, इस नॉब को मैं इस तरफ वोल्ट्स की तरफ घुमा दिया, इसी वोल्टेज की तरफ, तो आपका ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, दैट सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स में से 1000 ओम्स निकालती हूँ। ये मैंने 1000 ओम्स निकाला। उसके बाद ये मैंने स्विच ऑन करी, तो देखो आपका कुछ तो करंट और वोल्टेज की वैल्यू आएगी। उसके बाद करंट और वोल्टेज की जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, दैट 1500 ओम्स निकालिए, मतलब ये 1000 है, उसके साथ 500 और निकालिए। आपकी जो भी करंट और वोल्टेज की वैल्यू आई है वो लिख दीजिए। उसके बाद निकालिए। देखो 2000 निकाला मैंने, तो करंट और वोल्टेज की जो वैल्यू है आपको लिखनी है। करंट
की यहाँ और वोल्टेज की यहाँ, उसी तरह से 2000 और 500, तो जो भी 2500 पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू है वो यहाँ पे, और इसी तरह से ये 2000 और 1000 मतलब कि 3000 निकालने पे जो भी करंट और वोल्टेज की वैल्यू है वो यहाँ पे आपको लिख देनी है। अब आपको पता है दैट इम्पीडेंस इज इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट, तो वोल्टेज बाय करंट इन दोनों का रेशियो लो 0.489 डिवाइड बाई 8.6, तो आपका जो भी आंसर है वो यहाँ पे लिखो उसी तरह से। और हाँ, ये आप मत भूलना कि ये करंट हमने मिली एम्पियर में नोट डाउन किया है, विच मीन्स आप 8 सिर्फ 0.489 डिवाइडेड बाई 8.6 नहीं करेंगे, 8.6 इंटू 10⁻³ होगा, तो 0.489 डिवाइडेड बाय 8.6 इंटू 10⁻³ तब आपका ये आएगा। उसके बाद L इज इक्वल टू इंडक्टर, L इज इक्वल टू √Z² माइनस स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर क्या है? ये L1 के लिए रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 60.4 ओम्स, तो यहाँ पे हम Z² मतलब 56.86 स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 60.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। 4 की वैल्यू 4 इज़ 4, पाई स्क्वायर इज़ 3.14 का स्क्वायर एंड एफ स्क्वायर। अब हमें AC मेंस में से फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है 50 हर्ट्ज, तो एफ स्क्वायर इज़ नथिंग बट 50 स्क्वायर। तो इस पूरे कैलकुलेशन में आपको r स्क्वायर की जगह पे 60.4 स्क्वायर रखना है, एफ स्क्वायर की जगह 50 स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और ये जो जेड स्क्वायर है उसमें इसकी वैल्यू रखनी है, तो आपका ये आ जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी। और अब ये जो 5 अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए इंडक्टेंस एल की वैल्यू मिली, अब इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी इंडक्टेंस की, जो कि इस केस में देखो 54 मिली हेनरी है, विच मीन्स आपका एक्सपेरिमेंट से आया कि ये आपका जो इंडक्टर है वो 54 मिली हेनरी का है। लेकिन आपको पहले से देखो लिखा हुआ है कि आपका ये जो फिक्स्ड इंडक्टेंस है वो 50 मिली हेनरी का है, और आपका कैलकुलेशन में कैसा आया 54 मिली हेनरी, विच मीन्स हमारा प्रैक्टिकल जो है वो सही है, काफ़ी क्लोज वैल्यूज़ आई। उसके बाद L2, अब इस पार्ट के लिए क्या करना है, सेम यही चीज़ करनी है, सेम पूरा यही प्रोसीजर, पूरी सेम यही प्रोसीजर, बस फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या करना है, जो आपका L1 है उसकी जगह पे आप L2 कनेक्ट कर दीजिए, मतलब बस यही फ़र्क है, L1 था उसकी जगह L2 कनेक्ट कर दिया, फिर से ये पूरी प्रोसीजर आपको रिपीट करनी है, तो आपको L2 की भी वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको पता है दैट इंडक्टर को अगर आप सीरीज़ में रखो तो उनका इंडक्टेंस जो आपका टोटल इंडक्टेंस है दैट विल बी द सम ऑफ बोथ द इंडक्टर्स, तो सीरीज़ इंडक्टेंस कितना होगा L1 प्लस L2, एंड आपको पता है दैट अगर इंडक्टर्स पैरेलल में हैं तो इफेक्टिव इंडक्टेंस क्या होगा L1 L2 बाय L1 प्लस L2, तो आपको LS LP मिल गया, और इस टेबल में से जो आपको L1 और L2 की वैल्यू मिली वो आप रिजल्ट में लिखिए, और LS और LP की वैल्यू।